नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम लोग जब राज्य की बात करते हैं, नेशन स्टेट्स की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ आती है या किसी व्यक्ति के जीवन में कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले वो जीवन में सुरक्षित रहना चाहता है, सुरक्षा चाहता है। आदम युग से लेकर के आज तक भी अगर व्यक्ति को सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो सुरक्षा की होती है, और वो सुरक्षा खुद से भी करना चाहता है, परिवार से भी अपेक्षा रखता है, समाज से भी अपेक्षा रखता है। और जिस तरीके से हम लोग आज के इस डेमोक्रेटिक माहौल में चल रहे हैं तो हमें सुरक्षा की व्यवस्था की एक अपेक्षा होती है राज्य से, यानी कि कानून व्यवस्था से, यानी कि राज्य की पुलिस से। और कहीं अगर लोगों के मन में या आमजन में ये धारणा बनने लगे कि राज्य में कानून व्यवस्था की वैसी स्थिति नहीं चल रही है जो जिसकी वो अपेक्षा करता है या जो उसको मिलनी चाहिए, तो शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इस समय राजस्थान में कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति चल रही है, जो प्रकरण हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं लगातार, चाहे वो करौली में हो या फिर वो जोधपुर में हो, वो भीलवाड़ा में हो, या अभी हालिया जो एक जघन्य एक कुकृत्य हुआ उदयपुर में कन्हैया लाल जी के मर्डर के सिलसिले में, तो ये इस तरीके की प्रकरणों में किस तरीके से हम लोग इसे डील कर पा रहे हैं। और घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात सही है, लेकिन वो घटना नहीं हो उसके लिए हमारा इंटेलिजेंस और सारी की सारी बातें जो आम जन में विश्वास पैदा कर पाए, इसके बारे में बात करने के लिए जो हमारे साथ में पधारे हुए हैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। हमारे साथ में है श्रीमान कन्हैया लाल बैरवाल जी। आपका बहुत स्वागत कन्हैया लाल जी। आप पूर्व IPS अधिकारी हैं और वह पूर्व महानिदेशक हैं अंबेडकर पीठ के, और बहुत शुद्ध रूप से इस तरीके की बातों में अपना ज्ञान जो है हमारे साथ में साझा करते हैं। एक बार फिर आपका अभिनंदन दूरदर्शन की स्टूडियो में कन्हैया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अगर हम बात करें राज्य में कानून व्यवस्था की वर्तमान में स्थिति की, जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और अगर हालिया जो उदाहरण सामने आया उस तरीके की बातें कभी इससे पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान को एक शांतिपूर्ण राज्य माना गया है, हम लोग उस तरीके के राज्यों में नहीं हैं जहां पर हर दूसरे दिन परेशानियां देखने को मिलती थी, समुदायों में दंगा देखने को मिलता था। लेकिन आज पिछले 3 महीनों से अगर हम देखें, 3-4 महीनों से, तो स्थितियां बहुत परेशान करने वाली हैं। कुछ दृश्य जो है वो हृदय विदारक दृश्य हो गए हैं, द्रवित कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं को छेड़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें, एक तरफ हम जब बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, एक तरफ हम बात करते हैं किस तरीके से हम विश्व को, वर्ल्ड को लीड करें, एक नॉलेज एपिक सेंटर बने, डिजिटल प्लेटफॉर्म बने, लेकिन ऐसे में ये चीज़ें हमें कुछ पीछे की ओर ले जाती हैं। तो क्या कानून व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर वो जिम्मेदारी अपनी जिस तरह से संभालनी चाहिए नहीं संभाल पा रहे हैं? कारण क्या है? नरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति अभी बनी है राजस्थान में, आपने कहा बिल्कुल, राजस्थान जो है बिल्कुल पीसफुल रहा है, शांतिप्रिय स्टेट है। लेकिन आज जो स्थिति राजस्थान में बनी है, राजस्थान के साथ साथ दूसरे स्टेट्स की भी बातें हम सुन रहे हैं। तो ये स्थिति जो आई है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि अचानक तो नहीं आई जी, लेकिन इसके पीछे यदि अपने इतिहास में जाए जी, तो एक वर्ग की जो मानसिकता है, जो कट्टरवादी सोच है, वो आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से पहले से और आज़ादी के पहले से भी रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने आज़ादी के पहले एक बुक लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जो बुक लिखी, बहुत फेमस पुस्तक है ये। उन्होंने जो बुक लिखी उसमें उन्होंने मुस्लिम मानसिकता और एक धर्म के विशेष तौर से कट्टरता के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। वो, और उन्होंने उस समय से बताया, उन्होंने 1924 की घटना बताई कि राजपाल मल्होत्रा नाम के एक प्रकाशक ने कोई पंपलेट छापा। उसके बाद में वो पंपलेट कुछ मोहम्मद साहब के संबंध में कोई ऐसी बात उन्होंने छापी, तो उस समय भी जो है जिहाद की काल दे दी गई। और 24 के बाद में उस संबंध में लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चला। 1929 में उस मामले में उनको बरी कर दिया गया। लेकिन बरी होते ही जो हाई कोर्ट के जज थे उनके खिलाफ भी जो है जिहाद का ऐलान कर दिया, और 1929 में उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। राजपाल इल्मुद्दीन नाम के व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। उसके बाद में ऐसी बड़ी लंबी सीरीज है। 1926 में देखें तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, जो है अब्दुल राशिद की, दिल्ली के प्रमुख आर्य समाजी लाला नानक जो है उनकी हत्या की गई। नाथुरामल जो है उनकी अब्दुल कयूम ने हत्या की।
हिंदू महासभा के अध्यक्ष खन्ना थे उस समय, जिन 1934 में, 34 में, हाँ, उन पर यदि वे बाल बाल बच गए, उन पर प्रयास किया गया। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया जो ये कट्टरता जो है वो उस समय भी थी, और वो कट्टरता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो आतंकवाद की तरफ चली गई। एग्जैक्टली। और आतंकवाद की अपन देखते हैं केवल देश में नहीं, विदेशों में नहीं, और अपने यहाँ के भी कुछ लोग जो हैं विदेशी जो आतंकवाद से हैं उससे जुड़ रहे हैं। PFI की बात अभी आ रही है, सिमी बहुत पहले थी, जब सिमी पर बैन कर दिया गया था आजकल PFI आने लग गया। और अभी बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, दुखद बात है कि जो अजमेर अपनी जो बड़ी शांत प्रिय हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही है, और जो ख्वाजा साहब की जो नगरी है वहाँ के से जुड़े हुए जो खादिम हैं, खादिम को बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। लेकिन उन्होंने अभी जो लेटेस्ट जो आया है कि 17 जून को ही उन्होंने इस प्रकार का वीडियो जारी किया। उनके बारे में ये भी आया कि वो दरगाह थाने में हिस्ट्री शीटर भी रहे, इस तरीके से भी चीज़ें आई। और अब ये चीज़ अगर वो चीज़ कितनी है, कैसी है, उसके बाद में हम लोग ये देखें। सलमान चिश्ती जो है जिसको अरेस्ट कर लिया गया, वो हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं, और उनको तो अरेस्ट कर भी पिछले मंगलवार को अरेस्ट कर भी लिया गया। लेकिन उसके बाद में मैं जो दूसरा नाम जो बता रहा हूँ ना, तो गौहर मोहम्मद जो है, गौहर चिश्ती का जो अभी लेटेस्ट कनेक्शन जो आया है, गौहर चिश्ती जो सरवर चिश्ती जो वहाँ के जुमन केर उसके जो अभी चुने गए हैं, उसके वो भतीजे भी हैं। उनका नाम अभी कल ही जो है NIA की उस पर आया है। हाँ जी, उन्होंने 17 तारीख को वीडियो जारी किया, और उसके बाद में जो उदयपुर वाले दोनों जो एक्यूज हैं जी, वो दोनों गौहर जो है वहाँ उदयपुर गया है, उनसे संपर्क किया है, ये जानने की 17 तारीख को पहुंचने की जो है एविडेंस मिल रही है NIA को। तो जाकर के फिर लगातार कनेक्शन है। तो इससे अभी ये भी होता जा रहा है कि वो जो उदयपुर के दोनों ही, और उसमें जो बड़ी जो गैंग है, उन दोनों मुख्य आरोपी जो हैं, मुख्य एक्यूज्ड जो हैं, जो हत्यारे हैं, उनका संबंध गौहर से लगातार बना हुआ था। और उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया गया राजस्थान पुलिस ने, तब से वो गौहर जो है फरार चल रहा है। ये बात भी आती है ना कि 17 जून अगर ये चीज़ हुई, और अगर एक आम सभा में, एक आम लोगों के बीच में, खुले आम में, किसी ऑडिटोरियम में नहीं, किसी बंद कमरे में नहीं, आप किस तरीके के भड़काऊ नारे लगाते हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने वाले हैं, जहर फैलाने वाले हैं, लोगों को परेशान करने वाले हैं, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने वाले हैं, तो ऐसे में क्या ये चीज़ें लोगों की निगाह में नहीं थी? क्या ये चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं थी? और अगर थी और किसी ने इसे देखा, प्रशासन ने देखा उसे, पुलिस व्यवस्था ने देखा, तो उस पर अगर तभी, क्योंकि ये तो होता है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसी समय वो चीज़ होती तो शायद वो व्यक्ति उदयपुर के कातिलों के साथ में नहीं मिल पाता, तो शायद वो घटना भी नहीं हो पाती, और शायद हम लोग इस बात को आज कर भी नहीं रहे होते। कन्हैया जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि उसी समय यदि 18 को जैसे मुकदमा दर्ज करके प्रभावी कार्रवाई की जाती, और उसी समय यदि उसको अरेस्ट कर लिया जाता, तो शायद उदयपुर के जो एक्यूज्ड हैं उनका हौसला नहीं बढ़ता, और साथ ही साथ जो समाज के अन्य लोग हैं वो भी उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, तो ये आगे इसको बढ़ावा नहीं मिलता। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार का वीडियो जारी हुआ, और जारी भी कहाँ हुआ, जो धार्मिक जो नगरी है, और वहाँ भी जो बिल्कुल ही जो बाबा साहब की वो जो अपने मौनी चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ के गेट से जारी हुआ, एक खादिम ने जारी किया। तो इससे जो है उसको प्रोत्साहन मिला। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो एक पक्ष के लोग हैं वो या तो प्रोत्साहन देते हैं या फिर तटस्थ रहते हैं। कुछ लोग हैं जैसे तारिक फतेह हैं, आरिफ मोहम्मद खान हैं, बाकी के वो लोग इन बातों की निंदा करते हैं। दरगाह दीवान ने भी इसकी कुछ निंदा की, लेकिन जिस ढंग से उसकी निंदा करनी चाहिए थी या इन बातों को जो है हतोत्साहित करना चाहिए था, यदि होता और यदि उन पर विशेष पुलिस भी ध्यान देती। सबसे बड़ी बात आपने जो बताई बिल्कुल सही है कि उस समय यदि पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो शायद ये आगे मामला नहीं बढ़ता। रोकता कौन है कन्हैया जी, रोकता कौन है जब दिख रहा है ये जो है। और इसके लिए तो अपन राजस्थान के लिए विशेष बात करें तो हम जाएंगे, अपन करौली की घटना को देखें, अपन जो है जोधपुर की घटना को देखें, ये जो ही घटना हुई भीलवाड़ा की घटना को देखें। यदि उस समय पुलिस प्रशासन बड़ी सख्ती से कार्रवाई करता तो एक संदेश जाता कि पुलिस जो है चुस्त है, दुरुस्त है और कभी भी एक्यूज को नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब उनको ये लगने लग जाता है कि पुलिस किसी न किसी रूप में प्रशासन सरकारी तंत्र के नाते से, क्योंकि कुछ अपने स्टेटमेंट जो आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट भी आए हैं, कुछ मंत्रियों के स्टेटमेंट भी आए हैं, उन्होंने इसको एक दूसरा रूप दिया
उन्होंने जिम्मेदार ये जो हुआ इनको नहीं देख करके उन्होंने उस घटना को दूर से जोड़ दिया, अन्य तरह से जोड़ दिया। यदि उस समय पुलिस बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करती है, पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि सख्ती से सख्त कार्रवाई करनी है, यदि होती तो शायद ये घटनाएं अपने यहाँ राजस्थान में नहीं होती। ठीक बात है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अदर स्टेट्स की बात करें, तो अगर हम एक ऐसे प्रदेश की बात करें जिससे पूर्व में आज से 10 साल पहले जिसको यूपी को उल्टा प्रदेश कहा जाता था, ऐसा कहा जाता था यूपी मतलब उल्टा प्रदेश, लेकिन आज उल्टा प्रदेश सीधा प्रदेश होकर के न केवल अपने अपराधियों को सीधा कर रहा है, बल्कि कैसे सीधा किया जाता है इसका संदेश पूरे देश में दे रहा है। यानी कि एक सन्यासी, एक मुख्यमंत्री के तौर पर शासन कैसे चलाया जाना चाहिए ये बता रहा है। तो इसका मतलब अगर प्रशासन को पुख्ता करना है तो झरना ऊपर से बहेगा और संदेश वहां से आएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब एक वर्ग के धर्मगुरु इस प्रकार की कट्टर मानसिकता को बढ़ाते हैं, और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कट्टर मानसिकता को बढ़ने का ही नतीजा है, बढ़ाते हैं, और बाकी के लोग या तो तटस्थ रहते हैं या वो भी इनके साथ लगते हैं, तो ये तो जिम्मेदार है ही। इसके साथ साथ, और इसके लिए मैंने साथ साथ ये बता दिया, इसके सरकारी तंत्र जो है वो जिम्मेदार है। आज घटना राजस्थान में हुई है, महाराष्ट्र में घटना हुई, तो ये भी एक लगता है कि राजस्थान में महाराष्ट्र में क्यों हुई। आज जब से अपन देखना चाहते हैं यूपी की बात, यूपी में इस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं बहुत होती रही है, बहुत, और उस नाते से यूपी स्टेट जो है, राजस्थान तो शांतिप्रिय राज्य माना जाता है, यूपी तो बड़ा ही सांप्रदायिक दृष्टि से बड़ा ही मतलब सेंसिटिव माना जाता रहा है, लेकिन वहां घटनाएं नहीं हुई क्योंकि वहां का प्रशासन तंत्र जो बड़ा चुस्त है। पुलिस तो वही है, पुलिस वही है। हाँ? आज राजस्थान की पुलिस और वहां की पुलिस जो है, पुलिस वहीं की वही पुलिस है, आदमी वही तो है। इसलिए ये आज जो है सरकार जहां रहती है और उनका क्या रुख रहता है, सरकार के मंत्री का क्या रुख रहता है, गृह मंत्री का क्या रुख रहता है, मुख्यमंत्री का क्या रुख रहता है, अन्य मंत्रियों, उसको देख करके पुलिस जो है आगे बढ़ती है। ठीक बात है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, इसलिए यहाँ का पुलिस तंत्र के साथ साथ यहाँ की जो सरकार है वो भी इस ढिलाई के नाते से निश्चित रूप से जिम्मेदार है। अब धीरे धीरे तार जो है, पहले वहाँ की घटना हुई, अब धीरे धीरे तार आगे तक बढ़ रहे हैं। आज उदयपुर की घटना के तार जो है PFI और सीमी तक जा रहे हैं, वो चल करके वहाँ अजमेर तक आ गए हैं। तो ये जो जिम्मेदार, इसकी यदि सख्ती से उसी समय जांच हो जाती तो शायद मामला नहीं होता। और साथ में तो आपको ये भी बताना, एक तो मैंने जो बात आपको बताई कट्टरता जो चली आ रही है, इसके बाद मैं भी ये कहूँ, जिसमें ये बात भी आएगी कि ये जो चाहे सरकारी तटस्थता मान लें, चाहे प्रशासन की तटस्थता मान लें, और वो मैं आज से ही नहीं, वो मैं आज़ादी के समय से आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी में जो ही देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होते ही बड़े भयंकर दंगे हुए, बहुत ज़्यादा बड़ा अत्याचार हुआ, हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार उस समय हुआ। उस समय अपने यहाँ के कानून मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर, और पाकिस्तान के कानून मंत्री थे जोगेंद्रनाथ मंडल, वो भी दलित वर्ग से थे। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि उनके प्रभाव में आकर के दलित वर्ग काफ़ी लोग पाकिस्तान गए, बंगाल के उधर काफ़ी लोग चले गए। उसके बाद में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौता हुआ तो ये था कि भाई जो भी अल्पसंख्यक हैं यहाँ इस देश में, जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, उनका हम पूरा प्रोटेक्शन करेंगे, उनका विकास की पूरी चिंता करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी जो अल्पसंख्यक है हिंदू, उनका भी वो पूरा ध्यान रखेंगे, पूरे विकास की योजनाएं बनाएंगे, उनका विकास करेंगे। लेकिन इसके लिए जो 8 अप्रैल 1950 में नेहरू लियाकत समझौता, जो दिल्ली समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, हुआ, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई। भारत में उनकी अक्सर पालना की गई, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई। उस पर उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से। उन्होंने ये बिल्कुल कारण बताया कि इस कारण से उन्होंने कारण ये इस चीज पर दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल ने 5-6 महीने बाद में ही 8 अक्टूबर 1950 को इस्तीफा देकर के वो यहाँ भारत में आगे लौट करके आखिर कानून मंत्री जो थे छोड़ करके आ गए, उस वहाँ की वो देख करके। और उस समय जो हुआ, बाबा साहब ने भी जब हिंदू कोड बिल के संबंध में जब उन्होंने रिजाइन किया, तो जनरली यही मानते हैं कि हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने रिजाइन किया होगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये अपने पत्र जो लिखा है उसमें एक वर्ग का तुष्टीकरण, ये नेहरू जी पर बिल्कुल आरोप लगाया है कि जो एक वर्ग का तुष्टीकरण चल रहा है, इस नाते से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये उस समय से चल रहा है, और आज भी अपन देख रहे हैं, आज जिस स्टेट में तुष्टीकरण हो रहा है, तो अपने राजस्थान का बिल्कुल ध्यान लिया जा सकता है, ये अपराध बढ़े हैं, वहाँ प्रोत्साहन मिला है। महाराष्ट्र में भी इससे पहले जो है सरकार दूसरी प्रकार की सरकार थी, जब घटना हुई, तो ये इसके लिए अपन मान सकते हैं कि वो यही प्रकार से इस प्रकार का मामला है। तो ये जो तुष्टीकरण है एक वर्ग का, वो भी बड़ा जिम्मेदार है। इस तुष्टीकरण के नाते से हम स्टेटमेंट देते हैं। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, मैं कहना चाहूंगा, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम प्रशंसा करते हैं, उसके न्यायालय की जो है हम गरिमा है, लेकिन अभी हाल ही में 117
पूर्व जजेस ने, पूर्व बिल्कुल, जजेज ने, बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स राजस्थान के ने, हाई कोर्ट जज भी हैं, कई दूसरे जजेज भी हैं, चिट्ठी लिखी चीफ है जस्टिस हैं, उन्होंने ओपन पत्र लिखा है और उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि ये जो जिस प्रकार के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो लक्ष्मण रेखा तोड़ी है वो ठीक नहीं है। एस.एन. धिंगरा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो पूर्व जज रहे हैं, एस.एन. धिंगरा, मैं सुन रहा था उनको टीवी चैनल, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है किस प्रकार की ये लक्ष्मण रेखा जो पार कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि और मैं भी पुलिस अधिकारी रहा हूं, आज न्यायालय फैसला करता है, हर चीज का जो मामला है उसका पहले जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, दोनों पक्षों से पूछताछ होती है। जब पूछताछ होकर के पूरा मामला जो तथ्यात्मक जो रिपोर्ट है कोर्ट में जाती है, न्यायालय फिर उसका परीक्षण करता है, उसके बाद में कहता है कि कौन दोषी है। माननीय न्यायालय ने कहा बिना किसी जांच के, उनके पास कोई मामला ही नहीं था, कुछ नहीं कहा, केवल एक तरफ से अपना जो उन्होंने कह दिया कि नुपुर शर्मा जो है इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा नहीं जिम्मेदार, ये जो अपने जो पूरी जो इतिहास मैंने बताया है, जिम्मेदार तो ये है एग्जैक्टली है, ये केवल ध्यान हटाने की कोशिश ऐसा नुपुर शर्मा का नहीं स्टेटमेंट तो भी कोई और किसी मामले को लेकर के ऐसा कुछ होता, ठीक बात, क्योंकि इसके लिए जो करना है ना कट्टरवाद और ये जो आतंकवाद का रूप लेता जा रहा है, और यहाँ अपने देश में ही नहीं बल्कि उनको विदेशों की सह मिल रही है, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। तो इसके सबके लिए जिम्मेदार केवल नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बताना नहीं, ठीक नहीं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है नहीं है, जो जबकि बड़े प्रबुद्ध लोगों ने मजहबी मतांधता जैसी बात है, वो ऐसी बात है। ठीक बात आप लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एक सही एक संदेश है। और क्या इस बात को ऐसे भी देखा जा सकता है कि नहीं लाल जी कि एक व्यक्ति को अपनी नौकरी जो है वो बड़ी प्यारी होती है और उसे लगता है कि भाई मुझे जो संदेश मिला है मैं उस संदेश को आगे बढ़ करके करूं, तो क्या वो स्वतः प्रेरित होकर के कभी कोई पुलिस में काम नहीं कर सकता कि अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला भी है लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये देश के हित में है? क्योंकि एक पुलिस अधिकारी को जब कसम दिलाई जाती है, आप स्वयं पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो जो ओथ शपथ दिलवाई जाती है, ओथ दिलवाई जाती है, तो उसमें ये तो नहीं होता है कि आप सरकार जो कहेगी आप वैसे करेंगे या देश के हित में जो होगा, राष्ट्र के हित में होगा, आप वैसे करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने कुछ घटनाएं आपको आज़ादी के पहले की बताई, हाँ जी, लेकिन आज़ादी के बाद में तो अपने यहाँ कानून है, अपने यहाँ संविधान है और बहुत अपना बड़ा संविधान है। और अपना संविधान आज अपन देखते हैं कई जो विश्व के दूसरे देश हैं उनसे बहुत अच्छा संविधान अपना यहाँ जी, बिल्कुल ठीक, और इसमें सबको समानता है, न्याय भी है, सबको अधिकार भी है, सबको मौलिक अधिकार भी दिए हैं, जिसको बोलने का अधिकार भी दिया, सब प्रकार के अधिकार दिए हैं, लेकिन कानून भी बने हुए हैं। लेकिन जब कानून पर लोग विश्वास नहीं करते, और कानून को लागू करने वाले कौन है? ये प्रशासनिक तंत्र है, जिसको आप चाहे जुडिशरी भी कह सकते हैं, पुलिस तंत्र भी कह सकते हैं, प्रशासन भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है उसको कानून को लागू करने वाले ये हैं। तो ये घटनाएं क्यों होती है जो आप भी कह रहे हैं कि जब ये जो प्रशासनिक तंत्र है, पुलिस तंत्र है, वो कानून सम्मत कार्रवाई नहीं करता, या जो मान लो किसी भी वर्ग को ले लो, ये लगता है कि नहीं हम कानून में विश्वास नहीं करते, वो संविधान में विश्वास नहीं करते, लेकिन उसको विश्वास कराने के लिए ये तंत्र है, तो अपना श्रद्धा स्वयं रखे, लेकिन नहीं रखता है तो दूसरा तंत्र है उसके लिए। यदि वो तंत्र यदि उसकी पालना कड़ाई से पालना करवाए, कड़ाई करे, पुलिस तंत्र इसीलिए बना हुआ है, लेकिन वो यदि ढिलाई करने लग जाता है, और वो ढिलाई क्यों करता है? वो ढिलाई इसलिए करता है कि उसके ऊपर निर्देश देने वाले कौन है। ठीक बात है। आज चाहे वो जो राजनीतिक पार्टियों से बड़े जुड़े हुए लोग हैं, वो वास्तव में पुलिस का अधिकारी, तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि पुलिस अधिकारी जो है उसने जो शपथ ली है उसके तहत वो काम करता है, लेकिन जब उससे उच्च अधिकारी जिसको उसको रिपोर्ट करनी है जी, या उच्च तंत्र जो राजनीतिक तंत्र ले सकते हो आप, जो प्रशासन जो जिसमें प्रशासनिक तंत्र के अलावा बिल्कुल जो तंत्र है, वो तंत्र यदि उसको जो कंट्रोल करने लग जाता है, और जब व्यक्ति को ये डर लगने लग जाता है कि मेरी नौकरी जो है इसके हिसाब से ही चलेगी, वरना मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मेरे को कोई इस प्रकार की पोस्टिंग दे दी जाएगी जो है, या मेरे को जो है ना जो अच्छी पोस्टिंग खराब पोस्टिंग कई बार बात करते हैं, तो वो उस नाते से होकर के जो ऊपर का तंत्र कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई करता है, चलने लगा। और इसके लिए तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए केवल प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ जो अपने यहाँ का जो बड़ा तंत्र है, जिसका राजनीतिक देश मैंने बिल्कुल बता दी, जो सरकार है आज गृह मंत्री, मान लीजिए कि नहीं जी कि ना जब हम ये देखते हैं कि अगर ये घटना हुई इस तरीके की, या फिर किसी के साथ में ऐसा चीज हुआ, तो जो विक्टिम है या विक्टिम के जो साथ देने वाले लोग हैं उन पर भी जो एक तरीके से जो गया कहने के लिए कि मेरे साथ में ये गलत हुआ, और उसी को किसी भी आधार पे, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि एक तरीके से ऊपर से कुछ आदेश आया है कि जो अक्यूज्ड हैं उनको उस तरीके से नहीं लेना है अंदर जैसे लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए
विक्टिम्स को ही कुछ गड़बड़ मान करके कि आपने ही गलत किया और आपको ही अंदर कर दिया गया, या आपको ही प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, या आपके साथ में वैसा व्यवहार नहीं किया गया जैसा व्यवहार करना चाहिए था। तो ऐसे में दूसरे वर्ग में, क्योंकि आंखें उसकी भी हैं, रोटी वो भी खाता है, वो भी देख रहा है, तो कब तक वो शांत रहेगा? और अगर किसी दिन उसने अपनी शांति तोड़ी तो फिर उस जो चीजें स्थितियां बनेंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल जो है ऐसा हुआ भी है। जो है कन्हैयालाल जो ही चला, उसके बाद में उसको पुलिस ने बंद कर दिया ले जा करके, जबकि वो एक प्रकार से उस समय भी उसने केवल एक सिंपली वीडियो डाला था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। और बाद में जब उसने ये एप्लीकेशन लगाई, पुलिस से दरखास्त की कि मुझे खतरा है, तो क्या सामान्य सी कार्रवाई सी करके 1-2 दिन शायद पुलिस भेज दी होगी, रूटीन में गश्त लगाने के लिए भेज दी होगी, नाम से भेज दी होगी, उसको पूरी सुरक्षा नहीं दी गई। तो जो व्यक्ति विक्टिम है, जो अपने आप को महसूस कर दी, उस समय उसकी पूरी सुरक्षा दी जाती, और उसने जो खतरे की बात बताई थी उसकी गहराई में उसी समय जाया जाता ही नहीं। तो कौन उस समय जो है उसको धमकियां देने वाले हैं, कौन डराने वाले, किन से खतरा है, यदि ये पता पुलिस लगा लेती, और लगा सकती थी, ठीक है, यही नहीं लगा सकती थी पुलिस, जो है आज भी तो लगा रही है पुलिस, चाहे तो कोई जेब नहीं काट सकता। आज घटना के बाद में जो है दूर दूर तक तार जा रहे हैं, उस समय पुलिस पता लगा सकती थी और लगा लेती तो कन्हैयालाल की हत्या नहीं होती। इवन करौली दंगों के समय में इस तरह की बातें सामने आई कि जो हिंदूवादी संगठन है उनके कई लोगों को जो है वो अंदर किया गया, जबकि उनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। वही है आज ये जो पुलिस का रुख आता है, ऊपर के जो उच्चाधिकारी उनका जो है उनका रुख जब आता है, तो उस रुख को देख करके ही नीचे का व्यक्ति प्रोत्साहित होता है, उसको मेरा कुछ नहीं होने वाला। जब उसको इस प्रकार का मामला लगता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा वर्ग जो है वो दबाया जाता है। तो ये निश्चित रूप से एक वर्ग कब तक दबाएंगे? ये जब तक ये रहे, और इसके लिए बिल्कुल जो अपने यहाँ की चाहे राजस्थान की शांति की बात करें, चाहे पूरे देश की शांति की बात करें, ये जब तक ऐसा यदि चलता रहे तो एक समय आने वाला है कि जब दोनों ही वर्ग यदि आपस में और एक दूसरे के कट्टर जो आप जो यदि प्रोत्साहन अपन इनको देते, एक वर्ग को प्रोत्साहन देते रहे, एक को दबाते रहे, करता रहे, कब तक तो नहीं हो पाएगा। और इसके देश के लिए जो है वो बहुत हितकारी नहीं है, देश के विकास के लिए हितकारी नहीं है, देश की कार्यक्रम सुरक्षा का शांति समय के हो लिए रहा है। मैं अंतिम में ये एक बात करना चाहूंगा कि जब क्योंकि सिक्योरिटी की बात आई थी, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझ में, क्योंकि पुलिस जो है वो कई बार ऐसा सुनती है कि भाई हम कब तक सिक्योरिटी देंगे, हम किस किस आधार पर सिक्योरिटी देंगे, हम कितनी सिक्योरिटी देंगे। अगर 100 लोग आते हैं कहते हैं कि भाई मुझे खतरा है, मुझे खतरा है, हम कैसे मानेंगे किसको कि किसको कितना खतरा है, और आज तक उसका इतिहास में कितना खतरा उसको रहा है। तो क्या किसी के केवल कहने मात्र से उसको सिक्योरिटी दे दी जाएगी? कितनी सिक्योरिटी दे दी जाएगी? क्या पुलिस के पास में इतने जवान हैं, इतना अमला है जो वो अलग अलग लोगों को सिक्योरिटी दे सके? तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? सब लोगों को सिक्योरिटी देना बड़ा मुश्किल है, और हर कोई आके कह देता है कि मुझे भी खतरा है, तो उसके आधार पर भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती। सिक्योरिटी के लिए असेस किया जाता। यदि इससे पहले उस समय सिक्योरिटी असेसमेंट होता और होकर के लगता है असेसमेंट ठीक नहीं हुआ, हाँ, यदि होता तो उसको वहां आवश्यकता थी। हम आज किसी साधारण एमएलए को सिक्योरिटी दे देते हैं, और किसी छोटे से आयोग के उसके कोई अध्यक्ष होता है उसके लिए साथ में 2 सिपाही लगा देते हैं। तो वो मैं यहाँ बिल्कुल कहना चाहता हूं कि वहां कतई कोई आवश्यकता नहीं है उनको। कहीं यदि वास्तव में उनको आवश्यकता है किसी को भी तो दी जा, मैं ये कहूंगा आम आदमी है तो फिर उसने कोई गलती करी है कि आम आदमी, लेकिन आम व्यक्ति ने भी यदि ऐसा लग रहा है, यदि ऐसा एहसास पहले होता ही जांच करते, क्योंकि जिस ढंग का माहौल चल रहा था, ठीक बात, तो ये यदि उस समय जांच कर लेते तो उसको निश्चित रूप से सिक्योरिटी दी जाती, देनी चाहिए थी। ठीक बात है। तो इसलिए हर व्यक्ति को सिक्योरिटी देना जरूरी है, हर कोई कह दे, लेकिन पुलिस का काम असेसमेंट का एक सिस्टम है, करेगी, असेस करेगी, ये करेगी, उसके बाद में जो है वो जहां देनी चाहिए तो उसको वहां देनी चाहिए। परिजनों का जब इस तरीके से चीजें व्यवहार आया, उनका बोलना आया कि जिस तरीके से हमारे साथ में ये हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आक्रोश में यही कहेगा कि जिस तरह से हमारे साथ में हुआ, लोग पकड़े गए हैं तो उनके साथ में भी वैसा ही किया जाए। हमने देखा जब उरी में और पठानकोट में जब घटनाएं हुई, उसके बाद में हमने देखा 13 दिनों के अंदर अंदर भारत एज अ कंट्री, भारत ने एज अ नेशन जो एक रिएक्शन किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बहुत कम समय में वो सब चीजें की गई। इतने दिन बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको कि ये जिस समय की कानून व्यवस्था की जो स्थिति चल रही है, जो गिरफ्त में आए हैं, बिकॉज हमने देखा है भारत में बड़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और लोगों का मनोबल भी वो कई बार तोड़ देती है, इस तरीके के केस में बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया चलना क्या वो ठीक है? नहीं, कानूनी प्रक्रिया जो है लंबी है। तफ्तीश का भी अब आपने देखा कि उस समय सामने केवल 2 ही व्यक्ति आए उदयपुर वाले में, लेकिन उसकी जो लाइन बड़ी लंबी चल रही है, हो सकता है और दूर तक जाए। बिल्कुल। और कई लोग जो हैं, जो महाराष्ट्र वाले में भी 7 लोग गिरफ्तार हो गए, अपने भी धीरे धीरे गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्रकार से देखो, इसमें
तफ्तीश में भी टाइम लगता है, और तफ्तीश के साथ साथ फिर जितना ज़्यादा मामला होता है उसमें जो न्यायालय में भी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अपनी जो प्रक्रिया ऐसे मामलों के लिए जो प्रक्रिया है, न्यायालय को अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए, अलग से सुनवाई होनी चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि जब तक जो ही मामला ढीला चालता है, लंबा खींचता है, तो फिर जो न्याय से विश्वास हटता है। मनोबल गिरने ऐसे लगता मामलों पर तो जल्दी से जल्दी स्पेशल कोर्ट्स लगा करके चलिए ठीक है कन्हैया जी, आपका संदेश फैसला हमारे करना चाहिए। दर्शकों के लिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपने यहाँ जो है आजीवन कारावास का प्रावधान भी है, तो फांसी का प्रावधान भी है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल इस ठीक प्रकार बात के है। साथ जल्दी से जल्दी न्यायालय जो है उसमें निर्णय करे, ताकि लोगों को न्याय जो है दिखने भी लगे जो है। कन्हैया जी, चूंकि आप पूर्व वरिष्ठ एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे पुलिस के भी बहुत से साथी आपको सुन रहे होंगे इस समय, तो कानून व्यवस्था को जो जानकार हैं और जो कानून व्यवस्था को समझना चाहते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आपका संदेश हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति नहीं, जी, जो चाहे वो पुलिस की व्यवस्था के अंदर के लोग हों या बाहर के लोग हों, ऐसा कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगी, पुलिस में भी आज भी जो है, पुलिस विभाग की यदि अपना बात करें तो ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो बिल्कुल आज भी जो है दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, बिना किसी दबाव के वो कार्रवाई करते हैं। आज उनकी पहचान भी है। बिल्कुल ठीक उनकी पहचान राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी उन लोगों की पहचान है। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे आज भी ऐसा नहीं है कि आज ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं, ऐसे न्यायिक अधिकारी तो मानते ही हैं ही, लेकिन पुलिस अधिकारी भी हैं जो है। बिल्कुल हर तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। हमें बात यही करनी है कि इस देश के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले देश आता है, राष्ट्रहित की बात आती है, नेशन फर्स्ट। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि इस देश का धर्म ग्रंथ संविधान है, तो साथ साथ में हम नेशन फर्स्ट की बात भी करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। और इसीलिए दुनिया में, संसार में हमारी इस समय पहचान भी बन रही है कि चाहे रशिया हो या अमेरिका हो या चाइना हो, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी विदेश नीति के नाम पर गुटनिरपेक्ष हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारे देश का हित बाद में है। उसके बाद में किसी के साथ में हमारा क्या सौदा होता है, क्या समझौता होता है, वो बात की बात है। यही बात देश के अंदर भी होनी चाहिए। देश के अंदर भी हमारे लिए देश पहले होता है तो सारी बातें ठीक हो जाती हैं। यह हम सबको समझना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो या आम व्यक्ति हो, और उसके बाद में सब कुछ बहुत बेहतर होगा। हम इसी उम्मीद के साथ में आज के इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। कन्हैया जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में पधारने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।